हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी लोग अभी क्या कहने वाले हैं। आप सभी लोग यही कहेंगे कि सर बेसिकली ये जो क्लास है ये तो सैटरडे को होनी थी और हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो सैटरडे का टॉपिक था और वो सैटरडे को हो नहीं पाई। तो मैं उसके लिए भाई आप सभी से क्षमा चाहूँगा। आई नो कि आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कहेंगे। टेलीग्राम पे तो आप लोगों ने काफ़ी जो है वो बार मैसेज करा, बट मैंने टेलीग्राम पर अपडेट करा था कि क्लास जो है वो शायद सैटरडे को ना हो पाए, तो क्लास मंडे को होगी। ठीक है, तो और हाँ, ये जो क्लास आप देख रहे हो, आई नो कि आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें रह गई थी प्रीवियस क्लास से मुझे बताना। यानी कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मॉनसून के अराइवल वगैरह के बारे में बताया था। आज मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास विल बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंट क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत में मॉनसून का आगमन होता है, आगमन के साथ उसका वितरण। आगमन वैसे यू कैन से कि प्री मॉनसूनल जो रेनफॉल है इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि दिस इज अ टेलीग्राम चैनल। आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो बच्चों ये है टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ वगैरह सारी जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, आज के ही नहीं प्रीवियस सारे लेक्चर्स की। दिस इज द ईमेल एड्रेस। आप मुझे इस पर जो है वो मेल कर सकते हो और बहुत क्लियरिटी से मैं कहूं तो बिल्कुल फ्री अपील करें। आपको यूपीएससी की तैयारी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लगता है कि आपको कोई असिस्टेंस चाहिए है, आप मुझे जो है वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर जो मेरा ईमेल एड्रेस है इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। सेम नाम से आपको जो है अभिनव बोहरे के नाम से जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल जाएगा। आप लोग आराम से मुझे वहां पर भी मैसेज कर पाएंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, ध्यान से सुनो यार। वो सभी लोग जो एनरोल करना चाह रहे थे, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच हो चाहे जीएस का बैच हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के समय यानी कि 22 तारीख तक बेसिकली आपको जो है ये सेल मिलेगी। याद रखो कि अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है और सोच रहे थे ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्वाइन करने का, या सोच रहे थे आप लोग कि आप जो है वो हमारे P2I बैचेस का हिस्सा बने, तो डियर सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पे आपको जो है इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना कि आप सभी मुझे मैसेज करते हैं जब सेल निकल जाती है कि सर हमें जो है वो सेल वाला डिस्काउंट अभी मिल जाए। तो देखो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार ये हो। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो मुझे टेलीग्राम चैनल पर हो या ईमेल पर हो या इंस्टाग्राम पे हो, आप मुझे मैसेज कर दें कि सर हमें ज्वाइन करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चाहे वो फाउंडेशन बैचेस हो या फिर वो बैचेस हो फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। आप इनमें से किसी भी बैच में अगर एनरोल करना चाहते हो, और देखो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने पहले भी बताया है कि ये वो ऑप्शनल है जो हिंदी माध्यम के लिए एक क्रांतिकारी चेंज ला सकता है। मैंने कई बार रिपीट करा कि हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आई होप अब आप लोग को याद होने लगा होगा कि हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट हम प्री क्वालिफाई नहीं करते। हमारे प्री का मूल मंत्र यही है कि स्टूडेंट जो कि ठीक से, मतलब जिसको अच्छी पकड़ होगी, जिसको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बिकॉज 30 से 35 क्वेश्चन हर बार ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से पूछे जाते हैं। ये आपके लिए आसान ही नहीं, दे वर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए एकदम आसान होंगे। मैंने पिछली बार भी इस बात को रिपीट करा था कि अगर आप सोचें, इमेजिन करो बच्चों कि आप जो है वो जब 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में थे, उस समय आपके लिए 8th क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान था। आपको कोई बहुत विशेष एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बस वही कुछ हो जाएगा यूपीएससी में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में खासकर। जो यूपीएससी है वो प्री में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है और ये 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के होते हैं। बस चीजों को कंसेप्चुअलाइज कर पूछता है। अब आप जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ये ऑनर्स लेवल की स्टडी होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ऑप्शनल है तो वो ऑनर्स लेवल तक की पढ़ाई होती है। और इसके बाद जब आप पेपर देंगे तो आपको एक बात महसूस होगी कि जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान आ रहा है। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो सोचिए 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपके अकाउंट में है, और कट ऑफ ही कितना है, टेल मी। कट ऑफ होता है 45 क्वेश्चंस का। अब यार 45 क्वेश्चन कट ऑफ है सही, और 30 से 35 क्वेश्चन एक बार में, आपका प्री क्वालिफाई करना 100% श्योर होगा। बस
आपको इच्छा शक्ति चाहिए होगी। याद रखिए कि भेड़ चाल का हिस्सा बनेंगे, जो सब कर रहे हैं आप भी वही करेंगे, तो वही होगा जो सबका हो रहा है, खासकर हमारे माध्यम में। फाइन। और अगर किसी के दिमाग में, क्योंकि स्टूडेंट बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये तो इंग्लिश मीडियम का ऑप्शनल है, तो फिर इंग्लिश मीडियम का ऑप्शनल है तो वो रिजल्ट दे भी तो रहा है। किसने कहा कि आप उसे नहीं पढ़ सकते? अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप ये मानकर चलो कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और आप ज्योग्राफी ठीक से कवर भी कर पाओगे, आपको समझ भी आएगी और आप अच्छे अंक भी ला पाएंगे। 300 प्लस मार्क्स आप इसमें स्कोर भी कर पाओगे और आपका इवन प्री और इवन मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन तक, सोसाइटी और इवन डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी तो कोर है ही। मतलब इसके जैसी ट्रिमेंडस ओवरलैपिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अ लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग, बहुत सारी चीजों को इंटरलिंक करना, ये सब मिलेगा बच्चों जस्ट इन अ सिंगल ऑप्शनल। और अभी सेल चल रही है, तो मेरी बात याद रखिएगा, वो स्टूडेंट जो कि सच में चाहते हैं कि वो ट्रिमेंडसली तैयारी करें, मतलब वो सभी से अलग हों, उनके लिए शानदार मौका है। ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं, ये याद रखो बच्चे कि इसमें फाउंडेशन बैचेस में जो 4 स्पेशल फीचर्स हैं, मतलब एक तो आप सेल के दौरान आप इसका हिस्सा बनिए। ठीक है। आप जो है वो फाउंडेशन बैचेस का अगर आप पार्ट बनना चाहते हो तो अप्रैल माह का मॉर्निंग बैच है हिंदी माध्यम स्पेसिफिक के लिए, और अगर आप इस टाइम पर एनरोल करते हो तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन जो हर बार की तरह ऑप्शंस है, यानी कि 100% फी रिटर्न, 100% आपकी फी जो है वो रिटर्न होगी बच्चों। और ये 100% फी रिटर्न का फीचर याद रखो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीरियसली तैयारी करेंगे। कैसे? तो इसके 4-5 तरीके हैं। अरे भाई, आपका प्री क्वालिफाई होगा, 100% फ्री रिटर्न कर दी जाएगी, ये बिल्कुल सच है, ये आपको 100% देखने को मिलेगा। बट सर मैंने पढ़ाई की, बाई चांस फ्री नहीं निकला, व्हाट शुड आई डू? मतलब आप फी रिटर्न नहीं करोगे? नो। आप ईमानदार अगर स्टूडेंट हैं, आप मेहनत से तैयारी करते हो, तो एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट जो है वो डेली अपने एम में, डेली अपने लक्ष्य में या तो सक्सेसफुल होता है या तो फेल होता है। एक दिन में कोई भी व्यक्ति जो है वो एक बार में कोई व्यक्ति जो है वो सिलेक्ट नहीं होता। फाइन। हर रोज आपका सिलेक्शन होता है और हर रोज आपकी मेहनत के कारण आप जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करते हो, डेली का जो आपका टारगेट है। अब अगर जो स्टूडेंट जो है वो हर रोज पढ़ाई करेगा, पूरे महीने पढ़ाई करेगा, उसके लिए एक रैंकर्स टेस्ट होगा इस जो है बैच में। और रैंकर्स टेस्ट में अब मैं मानकर चलता हूं भाई, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आपको रैंकर्स टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाने में कोई समस्या नहीं होगी। और मेरा कहना यह है कि भाई पूरे महीने जो पढ़ाया गया है उसी का टेस्ट लिया जाएगा, और उसमें अगर आप अपना 100% देंगे तो मानकर चलिए कि आप जो है रैंकर्स टेस्ट में अपना फर्स्ट रैंक ला पाएंगे। और एक सिंपल सी बात है यार, ऐसा पढ़ो कि 100% अंक आए। अगर 100 नंबर का टेस्ट है, 100 में से 100 आप सही कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई आपको जो पढ़ाया गया है वही तो पूछा गया है एक माह में। और अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो 11,000 का कैश प्राइज है, और आप मानकर चलिए कि आपका कोर्स जो है वो 11,000 का कैश प्राइज है। फाइन। आपका कोर्स जो है वो 12 से 14 माह का होता है। इतने बार आपको मौका मिलेगा अपनी फी को रिटर्न करने का। सो इस बैच में ये दोनों फीचर्स आई थिंक आपके लिए इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू, और ये 100% फ्री है आपके लिए। तो अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो, जस्ट सिंपली मेक श्योर कि आप जो है वो, या तो आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी IQ का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर चले जाइए, क्लिक करिए, वहां पर आपको जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी और फाउंडेशन बैचेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान से एनरोल कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में अगेन मैं कहूंगा, आप सभी समय बीत जाने के बाद प्रश्न करते हैं कि सर एनरोल करना था, तो इससे बचकर रहे। और जब भी यार एनरोल करो, मैंने हर बार कहा है कि आप सभी पता है क्या करते हैं, आप सभी मुझे जब मैं जो है वो ओरिएंटेशन सेशन जरूर कंडक्ट करता हूं, मतलब जब भी कोई न्यू बैच लॉन्च होता है, उस न्यू बैच के लॉन्चिंग के बाद जो है मैं ओरिएंटेशन सेशन लेने जाता हूं, या फिर मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। जैसे अभी से कुछ सप्ताह पहले ही जो है वो आई थिंक लास्ट वीक के सैटरडे या फ्राइडे को ही मेरा जो है वो SIP का बैच स्टार्ट हुआ। इसी कारण आप ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो, प्रीमियर देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, बिकॉज 6 PM से मेरी क्लास होती है। तो उसमें ना स्टूडेंट्स जो है आके स्पष्ट कमेंट करते हैं कि सर पता है मैं जो है वो आपसे ही पढ़ने के लिए आया था,
फाइन। तो मेरा कहना यह है कि जब आप मुझसे पढ़ने आ ही रहे हैं, अगर आप जो है वो ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपको कोड यूज करना है विच इज AK लाइव कोड। ठीक, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी कि आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे इंश्योर हो। फाइन, जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड आप जो है वो कोर्सेज में मिनिमम कॉस्ट पे एनरोल कर पाओगे। आप मुझे इन्फॉर्म करिए कि सर हम जो है ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपका कोड यूज कर ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल असिस्ट यू। फाइन, और कैसे कांटेक्ट करना है तो सिंपल सा है यार, जस्ट मैसेज मी। फाइन, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप इस पर मैसेज कर दीजिए। कोई भी कमेंट, कोई भी मैसेज हो उसके जस्ट नीचे जाइएगा, कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पर कमेंट कर दीजिए, आपका मैसेज मुझे मिल जाएगा। आपको अन्य लोगों के मैसेजेस भी दिखाई देंगे और वहां पर मैं आपका असिस्टेंस कर दूंगा। मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगा, आपसे कांटेक्ट करूंगा और आई विल असिस्ट यू। ओके, चलो तो बहुत हो गई भाई बातें, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है वो भारत में मॉनसून के आगमन के पश्चात पूरा मॉनसून का वितरण होता है। आज की क्लास में हम तिब्बतियन प्लेट्यू की हीटिंग और सोमालियन जेट स्ट्रीम, इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे और इसका अफेक्ट भी देखेंगे इंडिया पे। ठीक है, चलिए सो ध्यान से देखिए, हम देखने वाले हैं भारतीय मॉनसून का वितरण, और बच्चों वितरण में हम देखेंगे कैसे जो है ये ट्रिगरिंग होती है। तो यहां ध्यान से देखिए, आई थिंक बच्चों इतने दिनों में आप जो है वो इंडिया का एक सॉलिड मैप बनाना सीख चुके हैं, और अगर नहीं सीखा है तो लेट मी टेल यू कि बुरी बात है। ठीक है, मेक श्योर कि आपको 2 स्ट्रोक में बना लेना है। दिस इज माय सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक देखिएगा मैंने बनाया था अभी, और अब ये चलते हुए जो है वो इस तरीके से आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। अब जरा मैं इसे कॉपी कर लूं क्योंकि हमें इसकी 2-3 बार जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यह है बच्चों इंडिया का मैप। अब यहां ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज ITCZ। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि ITCZ क्या है, और ITCZ जो है वो किस प्रकार से ITCZ किस प्रकार से इंडिया में एंटर करता है। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था बच्चों कि ITCZ चलते हुए जो है वो इंडिया में नॉर्थ के साइड मूव करता है, और नॉर्थ के साइड मूव करते हुए ये लगभग तारीख होती है बच्चों 21 जून की, और 21 जून की तारीख को ये जो है ये कर्क रेखा पर विराजमान हो जाता है। कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाएगा 21 जून की तारीख को। अब चलते हुए जब ये यहां पर आएगा, इस दौरान जो है वो जैसे जैसे एंटर करता है, यानी कि जैसे जैसे ITCZ इंडिया में एंटर करता है, ये मॉनसून के पहले ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की स्थानीय पवनों से स्थानीय स्तर पर वर्षा कराता है, जिसके स्थानीय नाम है, चाहे वो बोडो चिल्ली हो, चाहे वो चेरी ब्लॉसम हो, या फिर आम्र वर्षा हो, मावठा हो, या फिर नॉर्वेस्टर हो। ये सभी अलग अलग क्षेत्र में होने वाली वर्षा है जो मॉनसून के पहले होती है, 4 से 5 दिनों की होती है, और इस वर्षा का मेजर इंपैक्ट ये होता है कि ये कुछ क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए, अर्थात कुछ फसलों के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जब ये उत्तर भारत में आकर पूरी तरह से सेटल हो जाता है, ITCZ अपने पीक पर होता है, उस समय पर इंडिया में संवहनी वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ वर्षा जो शाम के समय तब होती है जब दिन का तापमान बहुत अधिक हो। याद करिए कि मैंने आपको जो है एक मूवी के सीन के रूप में, एक सीक्वेंस में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कैसे जो है ये वर्क करता है। ठीक है, साथ ही इसी समय भारत में जो है वो लू चलती है। लू इज नथिंग बट अ डेडली वाइटल वेव, ये एक तरंग है, ये एक माइक्रोवेव है, और ये डेथ तक कॉज करती है। और ये कैसे डेथ कॉज करती है इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले चर्चा की। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हुए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, याद रखें कि 21 जून की तारीख को ITCZ जो है वो चलते हुए भारत की कर्क रेखा पर आकर स्टैब्लिश होता है, और जिस समय पर यह कर्क रेखा पर होगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा डियर, उस समय पर, अब यहां ध्यान से सुनिए, उस समय पर भारत में जो है एक्सट्रीम लो प्रेशर बनता है, यानी कि जो दाब है वो अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, अत्यधिक कम दाब, अत्यधिक कम दाब। अब यहां 2 बातें कंसिडरेशन में लीजिएगा। जब ITCZ कर्क रेखा पर खड़ा है, भारत में लो प्रेशर का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है डियर, उसी समय एग्जैक्टली 2 स्थान जो है वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाते हैं। अब ये कौन से 2 स्थान हैं? देखिए, सबसे पहला है हमारे भारत का पश्चिमी भाग, और पश्चिमी भाग में कौन सा भाग आएगा? तो ये आएगा राजस्थान।
अब आप कहेंगे सर राजस्थान ही क्यों? तो मैं कहूंगा अरे भाई राजस्थान का इलाका इज अ डेजर्टिफाइड एरिया, ये एक मरुस्थलीकृत क्षेत्र है, पहले ही गर्म रहता है। अब आईटीसीजेड भी खड़ा हो गया, तो इस कंडीशन पे राजस्थान विल बी अ एक्सट्रीमली हीटेड एरिया एंड दिस एरिया विल बी कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लो प्रेशर। अब ये एरिया जो है वो एकदम निम्न वायु दाब का हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा एक और क्षेत्र है, वो भी ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा क्षेत्र है तिब्बत, फाइन। इसके अलावा तिब्बत का एरिया भी काफी गर्म हो जाएगा। जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बतियन प्लेट्यू है या तिब्बत का पठार है, यह क्षेत्र भी काफी गर्म होगा। अब आप कहेंगे सर यह क्षेत्र क्यों गर्म हो रहा है? फाइन, अरे भाई तिब्बत के पठार के ऊपर हिमालय है, फाइन। इसके जस्ट पहले यहां पर हिमालय है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, फाइन। देखिए इस क्षेत्र में ये जो है ये एरिया इज अ तिब्बत का पठार, ठीक। इसके पहले यहां हिमालय है, तो भाई तिब्बत इतना गर्म क्यों हो जाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मेन रीजन है यहां की रॉक्स, यहां का जो भूगर्भिक क्षेत्र है ये। अब आप कहेंगे भूगर्भिक कैसे? भूगर्भिक पृष्ठभूमि है इसकी। मेरी बात ध्यान से सुनना, जनरली बच्चों को यह लगता है कि तिब्बत का पठार जो है वो एकदम ठंडा इलाका होगा। नो बच्चे, तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये बेसिकली बेहद गर्म हो जाता है जिस समय आईटीसीजेड आता है। अब आईटीसीजेड ना इस स्थान पर आकर इस एरिया को जो है गर्म कर रहा है। आईटीसीजेड का इंपैक्ट हिमालयास पे भी होगा, लेकिन हिमालयास की हाइट इतनी ज्यादा है कि वो उतना इफेक्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हीटिंग यहां हो रही है वो हीटिंग पूरे एरिया में हो रही होती है। अब हिमालय की हाइट ज्यादा होने के कारण उसका इंपैक्ट कम है, लेकिन तिब्बतियन एरिया में होता यह है कि ये एरिया इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड रॉक्स। ये एकदम कठोर चट्टानों से बना होता है। अब ये बात हमेशा याद रखो कि जो चीज जितनी ज्यादा हार्ड होगी, जो चीज जितनी ज्यादा कठोर होगी, उस चीज में उतना ज्यादा जल्दी जो है वो तापमान का वितरण होगा, वो उतनी ज्यादा जल्दी जो है वो गर्म हो जाएगी। अब अगर किसी स्थान को हम कह रहे हैं कि वो हार्ड रॉक से बना है, गर्म चट्टानों से बना, कठोर चट्टानों से बना है, तो जब हीट उस पर पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मेक इट श्योर कि चूंकि इस एरिया में, आप इमेजिन करिए ना इस बात को कि आपके पास एक मेटल रॉड है, एक मेटल की रॉड है, आप उसे गर्म करना स्टार्ट करें, वो जल्दी ही हीट हो जाएगी, वो जल्दी ही गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो कठोर है, राइट। आप देखिए एक मिट्टी के पात्र को और एक जो है लोहे से बने पात्र को, दोनों को आप गर्म करना स्टार्ट करें, जो लोहे का पात्र है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। रीजन, वो हार्ड मटेरियल है। तो कोई भी चट्टान जिसमें धात्विक खनिज होगा, मेटेलिक मिनरल होंगे, या वो हार्ड होगी, तो उस केस में वो जल्दी हीट को गेन करेगी, ज्यादा समय तक गर्म रहेगी और अधिक तापमान अचीव करेगी। अब यही होता है तिब्बत के पठार के साथ, क्योंकि तिब्बत का पठार जो है वो कठोर चट्टानों से बना होता है। फाइन, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कठोर चट्टानों से बना है बच्चों, तो ये भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इसके गर्म होने पर इतना फोकस क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आगे इसका सिग्निफिकेंस है। इसी से जो है हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू का इंपैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु पे एक बड़ा इंपैक्ट है तिब्बत के पठार के गर्म होने का। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं कि तिब्बत का पठार अगर गर्म ना हो तो याद रखिएगा हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन तटों पर वर्षा ही नहीं होगी। जी हां, अगर तिब्बत का पठार गर्म नहीं हुआ तो हमारे पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होगी। ओके, सो मेक इट श्योर कि तिब्बत का पठार के गर्म होने का हमारे मॉनसून में, और इवन हमारा जो मॉनसून है ये भी काफी वीक हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ये स्थान जो है वो गर्म होगा, तभी हमारे यहां वर्षा ट्रिगर हो पाएगी। नाउ अब कंक्लूजन ये है कि 21 मार्च की स्थिति को राजस्थान और तिब्बत का पठार ये दोनों ही जो है वो अत्यधिक गर्म हो चुके हैं, और इनके अत्यधिक गर्म होने से, फाइन, इनके अत्यधिक गर्म होने से अब बच्चों भारत में जो है वो एक्सट्रीम लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, यहां मैं लिख देता हूं, भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान के कारण अत्यधिक निम्न दाब का निर्माण होगा। निम्न दाब का जो है वो निर्माण होता है। अब यहां फोकस करिएगा कि जैसे ही हमारे यहां लो प्रेशर का एस्टेब्लिशमेंट होगा, हम पाएंगे कि इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड अप बढ़ना स्टार्ट होगी। आइए जरा मैं आपको नक्शे पर दिखाता हूं। यह है बच्चों अफ्रीका,
ये है अफ्रीका वाला हिस्सा, जस्ट अ सेकंड, ये है बच्चों अफ्रीका वाला हिस्सा। मैं मानकर चलता हूं कि इतने समय में आपने जो है वो वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ करना सीख लिया होगा। ये है हमारा ग्रेट इंडिया, ये है बच्चों साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर दिखाई देगा दुष्ट चाइना वाला एरिया, कोरिया का प्रायद्वीप, कामचटका का प्रायद्वीप, और यहां से चलते हुए ये आएंगे आप ग्रीस, इटली। यूरोप वाले सेक्शन की उतनी आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप लोग जानते रहिए, ठीक है। सो दिस इज द वर्ल्ड मैप। जरा हम इसका आकार थोड़ा छोटा कर लें, जिससे हमें आगे, वैसे रहने देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। नाउ दिस इज द वर्ल्ड मैप। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां ड्रॉ करी एक रेखा, एंड इस रेखा को हमने कहा यह है बच्चों भूमध्य रेखा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो भूमध्य रेखा आप देख रहे हो फाइन, इसके ऊपर इंडिया है और इंडिया में लो प्रेशर बना हुआ है। इस लो प्रेशर के समय पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो विंड है ये हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और इस कंडीशन पर, जस्ट सेकंड, इस कंडीशन पर जब हमारे यहां प्रेशर बहुत लो है, विंड जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलना स्टार्ट होगी, लेकिन ये विंड जो है वो अपर्याप्त होगी। क्यों अपर्याप्त होगी? क्योंकि बच्चों जैसे पहले आईटीसीजेड चलते हुए आ रहा था, उस कंडीशन पर विंड जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के स्थानीय स्थानों से जो है वो हमारे स्थानीय स्तर पर वर्षा करा रही थी। पर अब जब वो लो प्रेशर एकदम सेट हो चुका है, राजस्थान बेहद गर्म हो चुका है, इस कंडीशन पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की पवनें अपर्याप्त होंगी, और इस लो प्रेशर को जो है वो ओवरकम करने के लिए अब हिंद महासागर से चलने वाली व्यापारिक पवनें जो हैं वो एंटर करेंगी। यहां है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड बोले तो व्यापारिक पवनें। अब यहां ध्यान से सुनो, जो व्यापारिक पवनें हैं या ट्रेड विंड है, अब वो जो है वो भारत की ओर आना स्टार्ट होंगी। ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की पवनें अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं, ये लो प्रेशर को स्यूम नहीं कर पा रही हैं, उसे कवर नहीं कर पा रही हैं। तो अब जो है वो नीचे चलने वाली व्यापारिक पवनें भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट होंगी। बट अब यहां ध्यान से सुनो, ये व्यापारिक पवनें जब भारत में आना चाहेंगी, फॉर एग्जांपल ये व्यापारिक पवन मान लीजिए इस तरीके से चल रही है, फॉर एग्जांपल कि यहां से ऐसे जा रही है, ठीक। नाउ ये व्यापारिक पवनें चलती कैसे हैं? मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करा है आईटीसीजेड के केस में कि पवनें जो है वो किस दिशा से चलती हैं, ठीक। अब जब व्यापारिक पवनें भारत की ओर आना चाहेंगी, उस कंडीशन पर जरा ध्यान दीजिएगा कि भारत में आने के समय, भाई मैंने कहा कि यहां लो प्रेशर है, यहां पर सामान्य प्रेशर है। सामान्य प्रेशर का मतलब मान लेते हैं प्रेशर एज कंपेयर टू दिस एरिया विल बी हाई, इस क्षेत्र की अपेक्षा यहां पर हाई प्रेशर होगा। तो पवन जब भाई चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो पवन को बोलिए कि ये सीधा आ जाइए भारत की ओर, ठीक, राइट। अगर पवन जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चलती है, तो पवन को सीधा भारत में इस प्रकार से आ जाना चाहिए, पर ये आती इस प्रकार से नहीं है। अब इसका कारण क्या है? तो बच्चों इसका कारण है एक बल विच इज कॉल्ड एज कोरियोलिस बल, ठीक है। इसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स या बल। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा बल है? तो मैं कहूंगा कि बच्चे एक बात बताइए, ये बल जो है, एक बात बताइए, जब कोई चीज रोटेट करती है, फॉर एग्जाम्पल चलो रोटेशन से भी हटा देते हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। बच्चों एक बात बताएं कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, जस्ट इमेजिन, ओके, आप एक ट्रेन में बैठे हैं। जब आप ट्रेन में बैठे होते हो और ट्रेन चल रही होती है, जब आप बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है पेड़ चल रहे हैं, पर चल कौन रहा होता है? ट्रेन चल रही होती है। सेम वही चीज है, कोरियोलिस बल जो है एक ऐसा बल है जो कि जब भी कोई पवन चलती है, पहले सुन लीजिए, जब भी किसी पवन का प्रवाह होता है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ये प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, उत्तरी गोलार्ध में उसे उस प्रवाह की दिशा के जो है वो राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड उसे मोड़ देती है, उसका विचलन करा देती है। अब आप कहेंगे सर ये विचलन क्यों है? तो मैं आपसे कहूंगा एग्जांपल याद कर लो। आप ट्रेन से जा रहे थे और जब आप बाहर देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ चल रहे हैं। बस वही चीज है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है
और पृथ्वी अपने अक्ष पर चूंकि घूम रही है तो हमें ऐसा लगता है कि हवाएं टर्न ले रही हैं। भाई हवा सीधे ही जा रही है, पर हवा जिस धरातल पर चल रही है वो धरातल मूव कर रहा है, तो चूंकि वो धरातल मूव कर रहा है तो हमें लग रहा है हवा मूव कर रही है। तो सच बात तो यह है कि कोरियोलिस बल कोई बल है ही नहीं, यह तो एक प्रभाव है, और प्रभाव है पृथ्वी के घूर्णन का। चूंकि अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेट करने पर हमें ऐसा लगता है कि हवा रोटेट कर रही है। ठीक, अब ये जो रोटेशन है ये उत्तरी गोलार्ध में होता है राइट हैंड साइड, उनके प्रवाह की दिशा के, यहां मैं लिख देता हूं, इनके प्रवाह की दिशा के राइट और लेफ्ट, प्रवाह की दिशा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड ये मूव करती है। ठीक, अब चूंकि इनके प्रवाह की दिशा के राइट और लेफ्ट ये मूव करेगी, तो यहां देखिए, यहां है भाई हाई प्रेशर, ऊपर है बच्चों लो प्रेशर। विंड ऑलवेज यूज्ड टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और जब ये उच्च से निम्न की ओर जाएगी तो देखिए इस केस में ये कौन सा गोलार्ध है बच्चों, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब जरा मैं इसे हटा देता हूं भाई, अन्यथा की स्थिति में हमारा डायग्राम आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ठीक, अब देखिए यहां मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट करा तो पवन जो है वो इस दिशा में जानी चाहिए, पर अपने प्रवाह की दिशा के कौन से हैंड साइड मूव कर जाएगी, प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगी। इसका लेफ्ट हैंड साइड विल बी दिस, तो ये देखिए ये इस तरीके से मूव करेगी। ठीक, अब पवनें जो है वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगी। ओके, नाउ इनका मूवमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, और जब ये इस प्रकार से होता है तो ये चलते हुए जो है याद रखिएगा कि अफ्रीका के पूर्वी तट से भी टकराती है। इसलिए कहते हैं कि अफ्रीका में भी जो है, अफ्रीका के पूर्वी तटों में भी मॉनसूनल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब ये हवाएं जो है वो इस दिशा में चलेंगी, जाना इन्हें भारत है पर ये मुड़ लेफ्ट हैंड साइड रही है। ठीक, अब जाने के पश्चात जैसे ही ये भूमध्य रेखा क्रॉस करेंगी, भाई आना इधर था, यहां पर ITCZ है, तो चलिए मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। फाइन, ये मान लीजिए ITCZ है, जाना इस दिशा में है, पर अब समस्या यह है कि अब गोलार्ध फिर चेंज हो गया, और गोलार्ध चेंज होने पर क्या आ गया, उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में उसके प्रवाह की दिशा के कौन से हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब जाना था बेचारी को सीधा, पर अब वो जाएगी अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड टर्न लेकर। अब राइट हैंड साइड विल बी दिस। सो अब देखिए ये जो है ये कुछ इस प्रकार से गति करने लगेंगी, जैसे ही ये कहां प्रवेश करेंगी, उत्तरी गोलार्ध में, और इसके पश्चात ये जो है ये भारत की ओर आएंगी। अब सभी लोग जरा कंसंट्रेशन से देखिएगा, जब ये भारत में प्रवेश कर रही हैं, जब ये इंडिया में एंटर कर रही हैं, तो यहां ध्यान दीजिए कि इनकी डायरेक्शन कौन सी है, इनकी दिशा कौन सी है। ये दक्षिणी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, तो ये दक्षिण पश्चिम की दिशा से जो है वो इंडिया में एंटर करती हैं। सो मेक इट श्योर कि जो व्यापारिक पवनें हिंद महासागर से प्रवाहित हो रही हैं, वो व्यापारिक पवनें अपने साथ अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प रखे हुए हैं, और यही जलवाष्प धारण करी हुई व्यापारिक पवनें भारत में प्रवेश करते हुए वर्षा लाएंगी। यही व्यापारिक पवनें हैं जो भारतीय महामॉनसून है, और भारतीय महामॉनसून कौन सी दिशा से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा से आ रहा है। यह दक्षिण पश्चिम की दिशा जो है यह किस बल के कारण है, कोरियोलिस बल के कारण है। सो मेक इट श्योर कि ट्रेड विंड जो कि भारतीय महामॉनसून के रूप में, महामॉनसून के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराएंगी, ये व्यापारिक पवनें भारत में जो है वो दक्षिण पश्चिम की दिशा से प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम की दिशा से इनका जो है वो प्रवेश होता है, इनका एंडरेंस होता है। ठीक, अब चूंकि ये दक्षिण पश्चिम की दिशा से भारत में आ रही हैं, भारत में लो प्रेशर है, अब ये जो है ये वर्षा कॉज करने वाली हैं। ठीक है, ये है सामने इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। कुछ अब जरा देखो यहां पर कुछ और चीजों को, जब ये पवनें आएंगी बच्चों तो हमेशा याद रखो पवन के अंदर क्या है, चूंकि ये पवन जो है वो महासागरीय भाग से निकल रही है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प है, ये तो वर्षा कराएगी। लेकिन बच्चे इसके लिए जरूरी है कि इन पवनों का संघनन हो, कंडेंसेशन हो, क्लाउड फॉर्मेशन हो, देन रेनफॉल हो, यानी कि ये पवनें जो है वो ऊपर की ओर उठें, ठंडी हो, संघनन हो और मेघ निर्माण होकर वर्षा हो। पर बच्चे इसके लिए इन पवनों का ऊपर उठना जरूरी है। जलवाष्प तो है, वाटर वेपर तो है, आर्द्र है,
लेकिन इस आर्द्रता का संघनन होकर मेघ बने और वर्षा हो, इसके लिए इस पवन का ऊपर जाना जरूरी है, हाइट पर जाना जरूरी है, और इसे हाइट पर ले जाने का काम करते हैं पर्वत। अब यहां देखिए ध्यान से, यह है भाई हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, खुश। यह है हमारा विंध्य पर्वत, दिस इज सतपुड़ा पर्वत, एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज हिमालयाज। ठीक, अब ये पर्वत इन मॉनसूनल विंड्स को जो है वो रोकने का काम करेंगे। ठीक, अब जरा इस कंडीशन के साथ अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। सो ये है विंध्य पर्वत, दिस इज विंध्य, दिस वन इज सतपुड़ा, और ये है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, दिस इज पश्चिमी घाट पर्वत। आप सभी लोग अपने नोट्स वगैरह बनाकर जो है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, आई विल चेक देम। आई नो आप लोग जो है शेयर करते हैं, जो भी स्टूडेंट चाह रहा हो कि सर देख लीजिए थोड़ा सा सही बना है या नहीं बना है, यू कैन फ्रीली शेयर योर नोट्स, आई विल चेक देम, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कहां पर आप जो है उससे सुधार कर सकते हैं। ठीक, सो ये हमारे पर्वत है, और अब देखिए यहां से जो है वो मॉनसून भारत में प्रवेश करना शुरू कर रहा है। बट जरा ध्यान दीजिएगा, भारत का आकार बच्चों कैसा है? दक्षिण की दिशा से देखिए तो आप पाएंगे कि भारत जो है वो वी आकार का हमें दिखाई पड़ता है। यहां पर जो शेप है वी आकार का है, इसी कारण भारतीय महामॉनसून जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक शाखा कहलाती है जो अरब सागर के साइड से जाए, यह है अरब सागर की शाखा। ठीक, और यह है बच्चों बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्यों शाखा बन गई? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, भारत का आकार वी है, तो जो मॉनसून आ रहा है वो ऐसे करके एंटर करता है। तो जो अरब सागर की शाखा है, ये देखिएगा, दिस इज अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये भारत में एंटर करेगी, और एंटर करने के बाद इस एरिया में जो है वो रेनफॉल कॉज करेगी। ठीक, इसके बाद ये जो दिख रहा है ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, अब ये शाखा जो है वो आगे बढ़ते हुए फिर रेनफॉल कॉज करेगी, राइट। तो चूंकि भारत का आकार वी आकार है, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत के आकार के कारण, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के आकार के कारण ये जो है वो दो शाखाओं में डिवाइड हो गई। ओके, एक हो गई अरब सागर की शाखा, एक हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले जान लो कि अरब सागर की शाखा, इस लाइन को इमेजिन करिए, जरा ध्यान से देखिए, इस लाइन को इमेजिन करो। ठीक, इस लाइन में आप पाओगे कि इस लाइन के पश्चात जो अरब सागर की शाखा है लगातार वो यहां पर वर्षा कराएगी, इसके पश्चात वो यहां वर्षा कराएगी, यहां वर्षा कराएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा को देखो, यह शाखा जो है अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की पूरी खाड़ी में जो है अपना रास्ता तय करेगी, यानी कि यहां से जो है अतिरिक्त जलवाष्प इकट्ठा करेगी। अगेन आई रिपीट, देखो ये जो है ये लाइन है, इस लाइन के बाद अरब सागर की शाखा तो वर्षा करा रही है, ये अंदर जा रही है और वर्षा करा रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा अभी भी जो है वो कहां पर रहेगी? बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही रहेगी। और जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर रहेगी तो ये अतिरिक्त जलवाष्प लिए हुए है। तो कभी यूपीएससी आपसे पूछ ले कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा में से किस शाखा के अंदर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहती है, तो याद रखना कि अरब सागर की शाखा जो है वो भारत में प्रवेश करने के साथ ही वर्षा कराने लगती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूरी बंगाल की खाड़ी में पहले चलती है, जलवाष्प और इकट्ठा करती है और फिर आगे जाकर वो वर्षा कराती है। सो मेक इट श्योर के बंगाल की खाड़ी की शाखा अतिरिक्त समय सागरी भाग में रहने के कारण इसमें अतिरिक्त जलवाष्प होता है। ठीक, ओके, सो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो है अतिरिक्त आपको क्या मिलेगा? जलवाष्प मिलेगी। मतलब इसमें एज कंपेयर टू अरब सागर की शाखा ज्यादा जलवाष्प है। अब ये वर्षा कॉज करेगी, लेकिन पहले हम देखेंगे अरब सागर की शाखा को। ठीक है, तो पहले हम जो है अरब सागर की शाखा के बारे में देखते हैं। आइए मैं एक जो है वो मैप और ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा भारत। यहां से चलते हुए जाएंगे तो ये सिक्किम वाला एरिया है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, यहां से चलते हुए राजस्थान वाला पार्ट, ये हमारा गुजरात वाला सेक्शन है, और ये हमारा दक्षिण भारत से होते हुए हम यहां आ चुके हैं। ठीक है, सो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी घाट,
ये है विंध्य, ये है सतपुड़ा, नाम मैं वहां लिख चुका हूं। और अब देखिए अरब सागर की शाखा जो है वो क्या कारनामा करती है। जैसे ही अरब सागर की शाखा आती है, ये जो है ये इस तरीके से चलते हुए हिट करती है हमारे पश्चिमी घाट के पर्वतों को। ठीक, सो अरब सागर की शाखा ने सबसे पहले कहां जो है रेनफॉल कॉज करा, हमारे पश्चिमी घाट में। ठीक, पश्चिमी घाट पर्वत इसे रोकते हैं। अब यहां सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यह है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, डन। ये कौन सा पर्वत हो गया, वेस्टर्न घाट्स। अब पश्चिमी घाट पर्वत के स्लोप के अनुसार, ढाल के अनुसार जो है ये पवनें आगे बढ़ेंगी। तो ये देखिए, यहां आ जाइए, ये पवन है, ये इस तरीके से ऊपर जा रही है। जैसे जैसे पश्चिमी घाट के अनुसार ये पवनें ऊपर उठती हैं, पश्चिमी घाट के अनुसार ये पवनें ऊपर उठती हैं। हमेशा याद रखिए कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने पर जो एयर के अंदर मॉइस्चर है, कंडेंसेशन की क्रिया के माध्यम से, संघनन की क्रिया के माध्यम से वो मेघों में बदलता है, और मेघ जो है वो वर्षा करा देते हैं। अर्थात आपको पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है, ठीक है, जो पश्चिमी ढाल है, यहां पर पर्याप्त वर्षा दिखेगी। ठीक है, और जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढाल है, याद रखिए कि यहां पर वर्षा कम होगी या फिर नहीं के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अब यहां से पवनें जो है वो ऐसे नीचे आ रही हैं। ये लीवर्ड साइड है या पवन विमुख स्थान है। ठीक, ये पवन आमुख, ये पवन विमुख। ठीक, ये विंडवर्ड यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। अब मेक श्योर कि लीवर्ड साइड में या पवन विमुख भाग में वर्षा नहीं होगी, और इसी कारण आप पाओगे कि इस स्थान पर जो है वो फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा छाया वृष्टि प्रदेश का, रेन शेडो जोन का। बट अभी 2 मिनट रुक जाइए, रेन शेडो जोन में अलग से बना दूंगा। ठीक, सो अरब सागर की शाखा आई और सबसे पहले उसने पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा कराई। इसके बाद अरब सागर की शाखा जो है वो चलते हुए गुजरात गई, गुजरात आदि के इलाकों में भी इसने वर्षा कराई। इसके पश्चात ये जो है ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा और ताप्ती की घाटी में चलते हुए जाती है, और ये अमरकंटक के पठार तक हमें वर्षा कराती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक, तो इसने अमरकंटक के पठार में वर्षा कराई। लेकिन अब एक समस्या है, समस्या यह है कि इस अरब सागर की शाखा को अरावली से भी टकराना था, और जिस प्रकार से इसने विंध्य सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट में वर्षा दी, उसी प्रकार से इसे जो है वो राजस्थान में भी वर्षा करनी थी। पर राजस्थान के साथ एक समस्या थी। समस्या यह थी कि जो अरावली है इसकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और ये पवनें भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। तो बच्चे होता यह है कि ये पवनें जो है वो अरावली के समानांतर हो जाती हैं। अब एक सामान्य सी बात समझो, मान लीजिए मैं एक पर्वत हूं, सामने से हवा आई, और हवा आने के बाद मेरी ढाल के अनुसार वो हवा ऊपर उठे, ऊपर उठने पर वो मेघ निर्माण करे और वर्षा करे। राइट, मान लीजिए मैं एक पर्वत हूं इस प्रकार से, और ये जो है वो मेरा स्लोप है, तो इस स्लोप के अनुसार पवन जो है वो ऊपर चढ़ेगी। बट बच्चे अगर ऐसा हो कि मेरी ढाल इस प्रकार से है और पवने जो है मेरे किनारे किनारे होकर निकल जाए, अरावली इस प्रकार से है, हवा जो है उसके समानांतर चल रही है। ठीक है, जरा इस बात को देखिएगा इस तरीके से, दैट यहां पर देखिए ये अरावली है, पवने इस तरीके से आती जैसे पश्चिमी घाट और यहां हो रहा है, तो ये पवने ऊपर उठती और मेघ निर्माण कर वर्षा कराती। पर समस्या यह है कि ये अरावली है और पवने इस प्रकार से जा रही हैं। फाइन, तो विंड्स का जो ब्लो है, पवनों का जो प्रवाह है, वो अरावली के कैसे हो रहा है, समानांतर हो रहा है, और यही कारण है कि अरावली इन पवनों को रोक नहीं पाता, और अरावली रोक नहीं पाता तो राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए हम लिखेंगे कि जो पश्चिम की दिशा से आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून है या साउथ वेस्टर्न मानसून है, इसकी अरब सागर की शाखा जो है वो अरावली के समानांतर हो जाती है, और इसी कारण राजस्थान के एरिया में वर्षा नहीं होती, और राजस्थान इज अ डेजर्टिफाइड एरिया। याद रखिएगा कि आप कितना भी पढ़ लें कि किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में जो मरुस्थल हैं वो उसके पश्चिम की दिशा में होते हैं। सेम चीज भारत में भी है, भारत के भी पश्चिमी दिशा में जो है वो मरुस्थल है।
पर विश्व में पश्चिम की दिशा में मरुस्थल का मुख्य कारण जो है वो ठंडे पानी की जलधारा है, और भारत में पश्चिम की दिशा में मरुस्थल का मुख्य कारण कोई ठंडे पानी की जलधारा नहीं है। इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ अ डेजर्ट बट नॉट बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर करंट। भारत जो है वो मरुस्थल लिए हुए है, पर इस मरुस्थल का बिल्कुल भी कारण जो है वो ठंडे पानी की जलधारा नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर के पास उत्तरी क्षेत्र में ठंडे पानी की जलधारा होती ही नहीं है। भारत का पश्चिमी भाग मरुस्थलीकृत है क्योंकि यहां वर्षा नहीं होती, और जहां वर्षा नहीं होती वहां कुछ ग्रो नहीं होता, और वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट, बिकॉज जहां कुछ उगता नहीं है वहां पर पवनों के प्रवाह की दिशा में कोई व्यवधान नहीं होता, और पवनें बहुत तेजी से बहती हैं। और जब पवनें बहुत तेजी से बहती हैं तो उस स्थान पर मृदा का यानी कि सॉइल का इरोजन करके उसे डस्ट और सैंड में, धूल और रेत में अलग अलग कर देती है, और रेत वाले स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। सो मेक इट श्योर कि अरावली के एरिया में जो पवनें हैं वो समानांतर हो जाती हैं, और समानांतर हो जाने के कारण जो है आप पाएंगे कि इस स्थान पर वर्षा नहीं होती। ठीक, अब यहां से चलते हुए आगे बढ़ेगी हमारी जो अरब सागर की शाखा है उसकी पवनें, और फिर ये आगे जाकर हिट करती हैं सीधे पंजाब, हरियाणा, और आप आगे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अब इस बात को समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बस्टिंग। बादलों का फटना क्या होता है बच्चे? इस कंडीशन पे किसी स्थान पर 1 घंटे में जब 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो जाए तो हम कहते हैं कि बादल भाई साहब फट पड़े हैं। अब ये इतनी वर्षा कैसे करा देता है, तो इसको समझो। इसका कारण है जो अरब सागर की शाखा है उसे राजस्थान में वर्षा करानी थी, तो उसकी जलवाष्प नीचे पानी बनकर नीचे गिरती, और पानी बनकर नीचे गिरती तो जब ये आगे बढ़ती और ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पहुंचती तो इसमें इतनी ज्यादा जलवाष्प नहीं रह जाती। पर दिक्कत यह है कि अरावली ने इसे रोका नहीं, तो इस क्षेत्र के हिस्से की जो जलवाष्प है ये इस पवन के अंदर थी, और जब ये पहुंची कहां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहां पर जब कभी हिमालयन ब्रैकेट इसे मिलता है। अब यह बात याद रखो कि यह शाखा या फिर यह स्थिति हमेशा रहती है। भाई राजस्थान वाले एरिया में हमेशा वर्षा नहीं हो रही होती। बच्चे अब समझना, जब ये आगे जाती है और यहां पर हिमालयन ब्रैकेट में ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में ये फंस जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा मॉइस्ट विंड, बहुत ज्यादा आर्द्र पवन जब पर्वतों के ब्रैकेट के बीच में फंसती है, सामान्य स्थिति में यह वहां वर्षा कराएगी। पर अगर कभी ऐसा हो कि इसके एंट्री का पॉइंट इस प्रकार से हो कि वहां पर चारों दिशा में पर्वत ही पर्वत हो और इसे एस्केप करने के लिए, वहां से निकलने के लिए स्थान ना मिले, तो सारी पवन जो है वो ढाल के अनुसार फिर ऊपर उठती है। हमेशा नहीं उठेगी, मरुस्थल हमेशा है, लेकिन पवन हमेशा उस ऊंचाई तक नहीं जाएगी, क्योंकि मेन एजेंडा या मेन कारण जो है वो ये नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं कराई इसलिए इसमें मॉइस्चर ज्यादा है। मेन एजेंडा या मेन कारक ये है कि जब ये पहुंची किसी स्थान पर तो इसे एस्केप करने का स्थान ना मिले और पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में चारों दिशा से पर्वत से घिर जाने के कारण ये एक्सट्रीम हाइट पर चली जाए। और चूंकि इसके अंदर जलवाष्प ज्यादा है, यानी कि सेकेंडरी बात यह है कि इसके अंदर जलवाष्प ज्यादा है, प्राइमरी बात यह है कि पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में यह अत्यधिक ऊंचाई तक चली जाए, तो उस कंडीशन पर चूंकि इसके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा है, एक्सट्रीम वाटर वेपर है, इस कारण से यह इस स्थान पर क्लाउड फॉर्मेशन करके प्रचंड वर्षा कराती है, जिसे हम क्लाउड बस्टिंग या फिर बादल का फटना कहते हैं। तो अरब सागर की शाखा ने हमारे गुजरात वाले एरिया में, हमारे जो है वो नर्मदा ताप्ती की घाटी में, अमरकंटक के पठार में, पश्चिमी घाट में, राजस्थान को स्किप करा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के एरिया में इसने वर्षा कराई। और इसके पश्चात ये वर्षा कराते हुए जो है वो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ते हुए लेह लद्दाख तक पहुंची। अब जरा इस बात को सोचो, इमेजिन करो कि जब ये यहां तक पहुंची, अच्छा पहले ये भी जान लो कि जब ये यहां तक पहुंच ही गई है तो इसके पश्चात ये हिमालय से टकराती है और थोड़ा थोड़ा ये तराई बेल्ट की ओर भी जाती है। तो हमारे तराई बेल्ट में भी इसके कारण वर्षा होती, पर मैंने नहीं कहा उत्तर का विशाल मैदान, ये हिमालयन प्रदेशों की ओर चली गई। मैंने नहीं कहा उत्तर का विशाल मैदान, मैंने सिर्फ कहा उत्तर के विशाल मैदान का एक हिस्सा विच इज तराई बेल्ट, यहां तक इसने वर्षा कराई। ठीक है, डन। सो मेक श्योर के पश्चिमी घाट, नर्मदा ताप्ती की घाटी, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख का एरिया और तराई बेल्ट, यहां पर इसने वर्षा कराई। अब यहां एक बात इमेजिन करो यार, बिचारी अरब सागर की शाखा को देखो, यह शाखा जो है वो चलते हुए आई है और इसने जो है वो केरल से वर्षा कराना शुरू करी और ये लेह लद्दाख तक गई। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लेह लद्दाख पर जब ये पहुंचेगी तो इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा बिल्कुल नगण्य तुल्य रह जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। और इसी कारण आप पाओगे कि भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान राजस्थान नहीं है, भारत में सबसे कम वर्षा का जो स्थान है ये लेह है, विच इज कैपिटल ऑफ लद्दाख। फाइन, तो लेह होगा सबसे कम वर्षा का स्थान, यहां मैं लिख देता हूं सबसे कम वर्षा का स्थान। क्यों? क्योंकि अरब सागर की शाखा यहां तक पहुंचते हुए अपनी सारी जलवाष्प खो चुकी है। ठीक है, तो आइए जरा मैं यहां मेंशन कर देता हूं अरब सागर की शाखा ने कहां कहां वर्षा कराई। ठीक है, तो ये अरब सागर की शाखा है, जरा रिपीट कर लीजिए जल्दी जल्दी, कौन कौन से स्थान पर वर्षा कराएगी। सबसे पहले कहां वर्षा कराएगी? इस पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चात नर्मदा ताप्ती की घाटी, नर्मदा ताप्ती की घाटी, बोले तो अमरकंटक का पठार। ठीक, अमरकंटक के पठार तक। इसके पश्चात चलते हुए जो है ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, फाइन, यहां वर्षा कराएगी और इवन अप टू लेह लद्दाख ये वर्षा कराएगी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। प्लस ये वर्षा करा रही होगी कहां? तराई क्षेत्र में, तराई भूमि में। फाइन, सो इन सारे क्षेत्र में किसने कराई वर्षा? अरब सागर की शाखा ने। अब आते हैं पैरेलली इसके चल रही थी एक दूसरी शाखा और इस शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। सो दिस इज द शाखा कॉल्ड बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब जरा ध्यान से देखो, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है बच्चों, ये आगे जाएगी और आगे जाकर इसका जो भिड़ंत है, इसका जो कोलिजन है, ये होगा यहां पर हिमालय के ब्रैकेट से। अब हिमालयन ब्रैकेट में जैसे ये पहुंचेगी, पहली बात तो ये है कि जो अरब सागर की शाखा है इसमें जलवाष्प ज्यादा है, सॉरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी। ओके, इसकी जो शाखा है इसमें पहले ही जलवाष्प ज्यादा थी, सही कह रहा हूं मैं? अब पहले ही जलवाष्प ज्यादा थी और जब एंटर करा तो केवल हिमालय का जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है उसका क्षेत्र इसे दिखाई दिया, यानी कि एरिया भी लिमिटेड था। इसने जो है वो हिमालयन ब्रैकेट में पूर्वी हिमालय में प्रवेश करा और पूर्वी हिमालय में प्रवेश करते ही इसने जो है वो एकदम सीमित क्षेत्र, विच इज नथिंग बट हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चों इसने जो है वो वर्षा कराई, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा हुई। अब सोचो कि वो शाखा जिसमें जलवाष्प ज्यादा है वो एंटर करी और उस स्थान पर वर्षा करा रही है जहां पर क्षेत्र लिमिटेड है, तो लिमिटेड क्षेत्र और ज्यादा जलवाष्प, इसलिए वर्षा अत्यधिक ज्यादा, और इसका स्पष्ट प्रभाव आपको दिखाई देगा हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में। यहां पर सर्वाधिक वर्षा भी होगी, सर्वाधिक वर्षा भी होगी, और इवन आपको जो है वो यहां पर जरा मैं आपको दिखाऊं, ये जो है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का नक्शा है, ये हमारा जो है वो पूर्वोत्तर राज्य है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो बट ऑब्वियसली यहां पर आपको वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक वाला क्षेत्र दिखता है, वैसे शिवालिक के रूप में केवल कुछ पहाड़ियां हैं। इसके बाद यहां आपको जो है वो हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां दिखाई देती हैं, पटकाई-बूम, नागा, मणि, मिजो, इसकी पूरी मैपिंग मैं आपको पहले करा चुका हूं। ठीक, यहां आपको जो है इवन नामचा बरुआ पर्वत के रूप में जो है वो वृहद हिमालय तक दिखाई देगा। इसके पहले यहां अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है गारो, खासी, जैंतिया के रूप में हिल्स मिलेंगी। तो जब ये यहां देखिए ये जो है ये हिमालय है, ठीक,
ये पूर्वांचल हिल्स है, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। और ये देखिए, ये जो है गारो खासी जयंतियां हैं। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं, ये है गारो खासी व जयंतियां। ठीक, सो ये जो पहाड़ियां हैं ये आपको दिखेंगी। अब इमेजिन करो बच्चे, यहां से जो है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे आ रही है, तो सबसे पहले इसका कोलिजन किसके साथ होगा? गारो खासी जयंतिया के साथ। एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड के गारो खासी जयंतिया में एग्जैक्टली खासी के नीचे जो है वो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम या चेरापूंजी आपको दिखाई देगा। चेरापूंजी के एक्चुअली में अंदर आने वाला क्षेत्र है मासिनराम। ये भारत का ही नहीं, ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जिसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, सरप्लस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, ये सबसे पहले किससे टकराती है? गारो घासी जयंतिया के रूप में जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के जो पूर्वोत्तर का विस्तार है उससे टकराती है। और इसलिए चेरापूंजी या माओ सिंड्रोम में आपको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। और इसका स्पष्ट इंपैक्ट आपको कहां दिखाई देगा? इसका स्पष्ट इंपैक्ट आपको दिखाई देगा हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में। ज्यादातर राज्य जो हैं वो किससे प्रभावित हैं? ज्यादातर राज्य जो हैं वो अपने आप में लिए हुए हैं सदाबहार वनों को, सदाबहार वन को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। जनरली इन सारे राज्यों का 70% से ज्यादा एरिया जो है ये ढका हुआ है जंगलों से। तो हमारे पूर्वोत्तर राज्य 70% से ज्यादा फॉरेस्ट इसलिए लिए हुए होते हैं क्योंकि यहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो अरब सागर की शाखा ने तो वर्षा करा दी, बंगाल की खाड़ी की शाखा ने पूर्वोत्तर में वर्षा कराई, और फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो यहां से टर्न लेकर हमारे उत्तर के विशाल मैदान में प्रवेश करती है। और फिर यह शाखा जो है हमारे उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा कराएगी। तो मेक इट श्योर कि अरब बंगाल की खाड़ी की शाखा ने एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा कराई, इसके अलावा इसने जो है वो हमारे उत्तर के विशाल मैदान, इस पूरे क्षेत्र में इसने वर्षा कराई। ठीक, चलिए भाई, भारत में जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा हो गई, उत्तर के विशाल मैदान में हो गई, पश्चिमी भाग में हो गई, और जहां नहीं हुई ये छायावृष्टि प्रदेश है, ये बीच वाला एरिया है। क्या लगता है क्या छूट रहा है? एक पार्ट छूट रहा है, और वो पार्ट है हमारा पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है। वो पूर्वी तटीय क्षेत्र के साथ एक समस्या है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो हमारे पूर्वी घाट के समानांतर हो जाती है। जैसे राजस्थान में अरावली हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है, तो देखिए ये भाग समानांतर है तो यहां के पर्वत भी समानांतर होंगे। अब चूंकि ये भाग इसके समानांतर है, इसका मतलब तो यह है कि जो हाल दिल का यहां हो रहा है वही हाल दिल का यहां होना था। यानी कि इधर भी वर्षा नहीं होनी थी और मरुस्थल होना था। अब मरुस्थल तो है नहीं, इसका मतलब वर्षा तो होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है यह समानांतर हो जाती है। यहां मैं लिखता हूं, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है यह समानांतर है। किसके समानांतर है? हमारे पूर्वी घाट के समानांतर है। ठीक, इसीलिए ये पूर्वी घाट में तो वर्षा नहीं करा पाएगी, लेकिन कराती तो है क्योंकि यहां तो मरुस्थल है नहीं। तो फिर ये कैसे कराती है? तो यहां कहानी में अब एंट्री होगी एक दूसरे कंसेप्ट की, और वो दूसरा कंसेप्ट है हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू, या तिब्बत के पठार का गर्म होना। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2D मैप से ही काम चला लें। ठीक, इमेजिन करें कि ये जो है ये हम नक्शा देख रहे हैं। ठीक है, अब जरा एक मिनट रुकिएगा। फाइन, ये जो है इसे मैं इधर बनाता हूं। एक्चुअली में बोर्ड वहां शाइन कर रहा है तो मुझे थोड़ा देखने में समस्या होगी। ओके, ये जो है ये आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। ये जो है ये हमारा नक्शा है। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखो,
देखते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, बट मुझे वहां थोड़ा सा जो है वो शाइनिंग दिखेगा, तो आई विल एडजस्ट। तो ये देखिए, यहां आप पाओगे कि मान लीजिए ये है अफ्रीका, सभी लोग देखिएगा ध्यान से, ये है मान लीजिए अफ्रीका, ठीक, ये है अरब का एरिया, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, फाइन, ये चाइना वाला एरिया और ये कोरिया का प्रायद्वीप से यहां हमने इतना ही ड्रॉ करा है, फाइन। चलिए, ये यूरोप है, ये। अब इमेजिन करो यार, सभी लोग ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि तिब्बत का पठार यहां पर है और तिब्बत का पठार अब जो है वो गर्म हो रहा है। सभी लोग सुनना बच्चों, जब तिब्बत का पठार गर्म होगा, तिब्बतन प्लेट्यू गर्म होगा, तो गर्म होने पर हवाएं ऊपर उठ रही होंगी, राइट। अब चूंकि तिब्बत का पठार बेहद बड़ा है, यहां से हवा जो है एकदम गर्म होकर ऊपर उठेगी। सभी लोग सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप लोग इमेजिन करिए, क्या इमेजिन करेंगे आप इमेजिन करेंगे कि इतना बड़ा पाइप आपने हाथ में होल्ड कर रखा है, इतना मोटा पाइप है, फाइन, आपने ऐसे होल्ड कर रखा है और उसमें से बहुत तेज दबाव के साथ पानी जो है वो बाहर आ रहा है, राइट। अब आपने उस पाइप को पकड़ा है और पानी जो है वो उस पाइप से लगातार बाहर निकल रहा है और निकलने के बाद आपके चारों ओर जो है वो पानी गिर रहा है, ठीक। क्या इमेजिन करेंगे आप इमेजिन करेंगे कि आपके हाथ में जो है वो एक बड़ा सा पाइप है, आपने उसे होल्ड कर रखा है और पानी जो है वो नीचे से निकल रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जाने समय ये आपके चारों तरफ गिर रहा है, ठीक। आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये वो पाइप है और पाइप से जो है इस तरीके से पानी निकल रहा है, ये चारों ओर जो है वो इस तरीके से ऐसे गिर रहा है, ठीक, राइट। अब इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है। वो व्यक्ति जब अपने ऊपर देखेगा तो उसे पानी कैसा जाता हुआ दिखाई देगा? उसे पानी जाता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, राइट। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो उसे पानी कैसा जाता हुआ दिखाई देगा? इस तरीके से। इस व्यक्ति के सामने यहां से जो है वो पानी ऐसे ऊपर उठ रहा है, लेकिन जब वो अपने ऊपर देखेगा तो पानी जो है वो उसे इस तरीके से क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सही कह रहे हैं? आइए ये देखिए, कुछ ऐसा ही होता है यहां से जो पवनें हैं ये ऐसे ऊपर उठती हैं, ठीक है। ये पवनें बच्चों यहां से इस प्रकार से ऐसे ऊपर उठ रही हैं, ठीक। ऊपर उठने के बाद ये पवनें ठंडी होंगी और ठंडे होने के पश्चात ये पवन जो है वो इस तरीके से ऐसे नीचे आती है, फाइन। जब ये नीचे आ रही होती हैं तो सबसे पहले जब इसे डिस्कवर करा गया था तो ऐसा लगा था ये पवनें जो है वो सोमालिया की तरफ जा रही हैं, इसीलिए इसका नाम सोमालियन जेट स्ट्रीम रख दिया गया। पर बाद में पता चला कि ये सोमालिया की तरफ नहीं, ये तो हिंद महासागर में बीच में जाकर गिर रही हैं। तो जरा ध्यान से देखो, आप पाओगे कि यहां पर आपको जो है वो क्या दिखाई देगा? पवनों का इस प्रकार से टर्न लेना दिखाई देगा और फिर ये हिंद महासागर में इस तरीके से आके नीचे गिरती है। तो जरा ध्यान से देखो, जब आप भारत के ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको वही स्थिति दिखाई देगी जो यहां इस व्यक्ति को दिखाई दे रही थी, ठीक। उसे लग रहा था कि हवा जो है या पानी जो है वो इस दिशा में जा रहा है, राइट। हवा जो है वो इस दिशा में जा रही है, माफ कीजिएगा, हवा जो है वो इस दिशा में जा रही है, यहां से उठ रही है और इस दिशा में जा रही है। भारत के ऊपर से भी जो तिब्बत का पठार के गर्म होना है उसके कारण हवा जो है वो ऊपरी वायुमंडल में हमारे ऊपर से इस दिशा में क्रॉस कर रही है, राइट। आई होप आप लोग इसे इमेजिन कर पा रहे होंगे। यहां पर बन जाता है इस कारण से हाई प्रेशर। अब मैंने आपको पहले ही बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। दाब का मतलब ही क्या होता है? दाब का मतलब होता है किसी स्थान पर हवा का भार। अब अगर मैंने कहा कि किसी स्थान पर हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो हमेशा याद रखो कि हवा ऊपर उठेगी तो नीचे जो हवा का भार है ये कम महसूस होगा, और जब भी किसी स्थान पर हवा नीचे गिरेगी तो हवा का भार नीचे गिरने के कारण ज्यादा महसूस होगा। तो इधर विल बी द हाई प्रेशर, ठीक। यहां पर हो जाता है हाई प्रेशर, ओके, और इस स्थान पर है क्या? लो प्रेशर। तो देखो, होता यह है कि तिब्बत के पठार के गर्म होने पर यहां से हवा ऊपर जाती है ऊपरी वायुमंडल तक, ऊपरी वायुमंडल से ऐसे क्रॉस करके हिंद महासागर में नीचे गिरती है। अब अगर आप भारत से ऐसे ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई देगा
कि एक जो वायु है, एक जो जेट स्ट्रीम है, यह भारत को इस तरीके से क्रॉस कर रही है। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखना। यह है हमारा इंडिया, यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट, यह आपको दिखाई देगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और ये इधर, राइट। और अब देखिए जरा, भारत के ऊपर से यहां से हवा ऐसे आई, ऊपर उठी, उठने के बाद ये ऐसे नीचे गिरी, तो ये भारत तो क्रॉस कैसे कर रही है, इस दिशा में। तो हमें यहां पर दिखाई पड़ता है एक बड़ी सी जेट स्ट्रीम, और ये क्रॉस कर रही होती है भारत को कुछ इस दिशा से। याद करिए, उस व्यक्ति को जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे पानी जो है वो उस व्यक्ति के, जस्ट अ सेकेंड, इसे डुप्लीकेट ही कर लेते हैं, समय थोड़ा हमारा बच जाएगा। फाइन। सो उस व्यक्ति को लग रहा था कि पानी जो है वो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। फाइन। देखिए, पानी ऐसे ऊपर गया और इधर गिरा, तो उसे लग रहा था कि वो पानी ऐसे क्रॉस कर रहा है। जब वो नीचे से देखेगा तो उसे इस तरीके से क्रॉसिंग दिखाई देगी। कुछ उसी तरीके से यहां होगा। तिब्बत के पठार के गर्म होने से हवा ऐसे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे नीचे गिरेगी, और जब ये नीचे गिरेगी तो भारत को इस दिशा से ऐसे क्रॉस कर रही होगी। ये जो वायु राशि है, या कह लीजिए ये जो पवन का प्रवाह है, ये कहलाता है जेट स्ट्रीम। जब ये फर्स्ट टाइम पर डिस्कवर हुई थी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जब ये फर्स्ट टाइम पर डिस्कवर हुई थी तो साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये एक ऐसा ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण है जो सोमालिया के साइड जा रहा है। इसीलिए इसे जो है प्रारंभ में सोमालियन जेट स्ट्रीम कहा गया। ठीक, प्रारंभ में इसका नाम था सोमालियन जेट स्ट्रीम, सोमालियन जेट स्ट्रीम। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे आप लोगों को ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है वो सोमालियन, और यू कैन से जेट स्ट्रीम, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सारी ही जेट स्ट्रीम ऐसा कुछ होती हैं। ये कंसेप्ट ही हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पता चला था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पता चला था, जब अमेरिका के जो फाइटर प्लेन थे वो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डिंग करने जाने वाले थे, उस समय पर हमें पता चला था कि ये जो है इस प्रकार की कोई जेट स्ट्रीम होती भी है, या फिर जेट स्ट्रीम जैसा कोई कंसेप्ट है भी। ठीक, बाद में उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि जेट स्ट्रीम का मतलब होता है अपर एयर मास सर्कुलेशन, ऊपरी वायुमंडल का पवन परिसंचरण या ऊपरी वायुमंडल का वायु परिसंचरण। ठीक, और यह ऊपरी वायुमंडल का वायु परिसंचरण इसलिए हो रहा है क्योंकि तिब्बत का पठार गर्म होकर हवा ऊपर जा रही है, और ऊपर जाकर यह हिंद महासागर के नीचे निचले भाग में जो है वो गिर रही है। यह भारत तो क्रॉस कर रही होती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ठीक, इसका एक और नाम है, इसे पूर्वी जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि यह पूर्व की दिशा से आती है। यह है पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। और यह याद रखो बच्चे, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है या ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम जो है ये केवल एक ऐसी स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम है जो पूर्व की दिशा से पश्चिम की दिशा में जाती है। बाकी सारी जेट स्ट्रीम जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। ठीक, तो ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है या सोमालियन जेट स्ट्रीम है। ठीक, ये सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है क्रॉस करते हुए इधर जाती है। चलिए, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिएगा। जब सोमालियन जेट स्ट्रीम क्रॉस करके इधर जाएगी तो उस समय पर भारत में जो जमीन पर हवा चल रही है, जमीन पर कौन सी हवा चल रही है, आइए जरा मैं इधर बनाता हूं। इस समय पर भारत में जमीन पर हवा चल रही होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, यह है बच्चों, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, यह है इंडिया। ठीक, यह हमारा इंडिया वाला पोर्शन है। ठीक, ये इंडिया का सेक्शन है, छोटा सा हमें जरूरत थी इसलिए हमने बनाया। नाउ इधर देखिए, ये हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अब ये शाखा जो है वो वर्षा नहीं करा रही थी हमारे पूर्वी घाट में, क्योंकि पूर्वी घाट के समानांतर थी। अब जब इसके ऊपर से जो है वो सोमालियन जेट स्ट्रीम गुजरेगी, ठीक, तो ये सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है वो इस पवन को धक्का देगी। किस ओर धक्का देगी, हमारे पूर्वी घाट की ओर धक्का देगी।
आप इमेजिन करो कि ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली हवा निचले वायुमंडल की हवा को जो है वो इस तरीके से प्रेस कर रही है, धक्का दे रही है, और इस कारण से हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा का जो है वो विस्थापन होता है हमारे पूर्वी घाट की ओर। फाइन, ये हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और इस शाखा का जो विस्थापन है यह होता है हमारे पूर्वी घाट की ओर। किसके कारण? सोमालियन जेट स्ट्रीम के कारण। और इस सोमालियन जेट स्ट्रीम के कारण यह भारत के पूर्वी घाट में प्रवेश करती है और हमारे पूर्वी घाट में वर्षा होती है। सो याद रखिए कि अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि तिब्बत के पठार के गर्म होने का हमारे मॉनसून पर क्या प्रभाव है, ठीक, तो आप सभी का उत्तर होगा सबसे पहले तो इसके कारण जो है वो हमारे पूर्वी घाट में वर्षा संभव हो पाती है। ठीक, हमारा जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में वर्षा ये इसी के कारण होती है, लेकिन ये स्वयं वर्षा नहीं कराती, ये वर्षा होती है क्योंकि ये हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा को, खाड़ी की जो शाखा है इसे हमारे पूर्वी घाट की ओर विस्थापित करती है। अदरवाइज हमारे पूर्वी घाट जो है वो एक डेजर्टिफाइड एरिया के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक, लेकिन इसका इंपैक्ट केवल इतना ही नहीं है बच्चों, इसका एक और इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है? तो देखो, जब ये हमारे ऊपर से निकलती है तो नीचे से आने वाली हवा को जो प्रेस करती ही है, लेकिन एक और काम करती है। यहां पर देखिए हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो गया। अब विंड हमेशा ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो देखिए यहां से जो हवा आ रही होती है भारत की ओर, यानी कि हमारा जो दक्षिण पश्चिम का मॉनसून है, जब ये हमारी ओर बढ़ रहा होता है यहां के लो प्रेशर के कारण, तो यहां निर्मित जो हाई प्रेशर है, यहां गिरती हुई हवाएं, इस तरीके से हवा गिर रही है, मान लीजिए हवा ऐसे आई और यहां आकर फैल रही है, तो ये यहां जो हमारा मॉनसून आ रहा होता है इस मॉनसून को भी पुश करती है, धक्का देती है। तो याद रखना कि तिब्बत के पठार के गर्म होने का एक और प्रभाव है कि यह भारतीय महामॉनसून को प्रबलता भी प्रदान करता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, यह जो है यह भारतीय महामॉनसून को यह क्या प्रदान करता है? प्रबलता प्रदान करता है, प्रबलता प्रदान करता है। कैसे प्रबलता प्रदान करा? तो सिंपल सी बात है कि जहां हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड विंड बहती है, ऐसे भी भारत में जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर के फॉर्मेशन के कारण व्यापारिक पवनें तो आ ही रही थी, पर उसने यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण करके, फाइन मैं रिपीट कर देता हूं कहीं हाई लो में कंफ्यूज ना हो गए हो, मैं कह रहा हूं कि भारत में लो प्रेशर था, यहां व्यापारिक पवनें चल रही थी, व्यापारिक पवनें लो प्रेशर की ओर आने लगी, सामान्य स्थिति है। लेकिन चूंकि हमारे यहां तिब्बत के एरिया में लो प्रेशर के कारण पवनें ऊपर उठकर हिंद महासागर में नीचे गिरी, तो हिंद महासागर में हाई प्रेशर बन गया, और इस हाई प्रेशर के कारण फिर पवनें जो है वो और ज्यादा तीव्रता से भारत की ओर आने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि तिब्बत के पठार के गर्म होने का भारत में वर्षा के वितरण से सीधा कनेक्शन है। पहला कनेक्शन तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो यही है कि इसके कारण हमारे पूर्वी घाट में वर्षा हो जाती है। इसका दूसरा स्पष्ट प्रभाव यह है कि पूरा का पूरा मॉनसून प्रबल या कमजोर होता है इसके कारण। अगर यह उपस्थित है तो मॉनसून जो है वो प्रबल होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पवनें जो है वो भारत की ओर आने के लिए प्रेस होंगी, मूव करेंगी, और अगर यह वीक हो जाएगा तो उन्हें वो फोर्स नहीं मिलेगा, वो तीव्रता नहीं मिलेगी भारत में प्रवेश करने के लिए। तो ये जो है ये हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां देखिए अब हमने जो है वो क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि भारत में मॉनसून का प्रवेश कैसे हुआ, भारत में पश्चिमी घाट में वर्षा हुई, भारत में पूर्वी घाट में वर्षा हुई, पूरे उत्तर के विशाल मैदान में हुई, तराई की बेल्ट में हुई, हिमालयन प्रदेशों में हुई। क्लाउड बस्टिंग की घटना हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगी। अब लास्ट बचता है कि कुछ क्षेत्र थे जहां पर वर्षा नहीं हुई, इन्हें कहा जाता है भारत में छायावृष्टि प्रदेश। ठीक, इसे कहा जाता है छायावृष्टि प्रदेश, बोले तो रेन शेडो जोन।
शैडो जोन। फाइन। सो मेक श्योर कि ये क्या होते हैं, तो ये पर्वतों के पवन विमुख ढाल है। अब देखिए भारत में आपको दो रेंज शैडो जोन दिखते हैं। एक रेंज शैडो जोन तो उस पर्वत के कारण है जो कि साउथ वेस्टर्न मानसून को बिल्कुल रोकता है, ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक, देखिए ये हमारा हिमालय है और ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। हमारे पास दो रेंज शैडो जोन है, एक जो है ये देखिए पश्चिमी घाट का और एक ये देखिए हिमालय का। ठीक, हिमालय भी मानसून को रोकेगा तो तिब्बत वाले एरिया में वर्षा नहीं होगी। सो ये हिमालय का रेंज शैडो जोन है विच इज तिब्बत। भले ही भारत के अंदर नहीं है पर हिमालय का ही जो है वो रेंज शैडो जोन है, और ये पश्चिमी घाट का रेंज शैडो जोन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं दीज आर हिमालयाज एंड ये हैं हमारे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, ये तिब्बत, इसे कहा जाता है तिब्बत, और ये है हमारा द्वितीय मरुस्थल। फाइन, इसे सेकेंड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सेकेंड डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का द्वितीय मरुस्थल। तो ये दोनों आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक, और इस तरीके से भारत में वर्षा का जो है वो वितरण होता है। ओके, सो यहां पर वर्षा का वितरण खत्म हुआ, लेकिन अभी शीत ऋतु बाकी है। अब लौटता हुआ मानसून आएगा, ITCZ नीचे जाएगा और लौटते मानसून के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ आएगा। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में मैं लौटता हुआ मानसून या पश्चिमी विक्षोभ बताने वाला हूं। ठीक है, या देखो अगर आप चाहते हो कि आप हिंदी माध्यम से हो, देखो आप पढ़ रहे हो मुझसे, इसका मतलब आपका माध्यम हिंदी ही है। फाइन, हिंदी माध्यम से हो तो आपके लिए बच्चों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। याद रखो कि तैयारी तो आप दिसंबर में भी कर लीजिएगा ऑप्शनल की, लेकिन कर नहीं पाओगे। ठीक, 26 में एग्जाम देना है तो तैयारी अभी ही होगी। 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो ऑप्शनल पढ़ने का यही समय है। पढ़ने वाले तो भाई फिर दिसंबर में भी शुरू कर देंगे, लेकिन क्लियर नहीं कर पाओगे उससे एग्जामिनेशन। जो एक्स्ट्रा बढ़त आपको मिल सकती है वो इससे मिलेगी, समझो इस बात को। मेरी एडवाइस आप लोग आज नहीं देखेगा, अभी तो नहीं, पर ये लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर, तो कभी ना कभी कोई इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि आज से 2-3 साल बाद देखिएगा, जरूर ये चर्चा का विषय बनेगा। आज तो ये चर्चा का विषय जरूर है, पर इसके ना लॉजिकल रीजन पर कोई बात नहीं करता। इसके लॉजिकल रीजन पर ना आज से कुछ वर्षों बाद बातें होंगी, जब हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है वो और भी नीचे आएगा। ईश्वर ना करे ऐसा हो, भाई इंप्रूवमेंट हो, बहुत अच्छा रिजल्ट बने, मेरी तो यही कामना होगी। लेकिन जब नहीं हो रहा होगा इंप्रूवमेंट, तब के केस में जब लॉजिकली आप इस पर चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा उसका सबसे बड़ा कारण ज्योग्राफी ऑप्शनल है। आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस क्राउड को या फिर उन लोगों को कंपीटिशन नहीं दे पाएंगे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़कर सीधा सीधा 35 क्वेश्चन अपने अकाउंट में ले रहे हैं। फाइन, देखो जब भी आपका प्री क्वालिफाई होगा, आपका मोटिवेशन जो है वो आसमान से ऊपर होगा। फाइन, उस कंडीशन पर आप लोग, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, दूसरी चीज है कि इसकी ओवरलैपिंग इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स के साथ है कि आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। भाई आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण, भारत का भूगोल, समाज, इवन सोसाइटी का हिस्सा, हंगर, पॉवर्टी, ये सारी चीजें ये इसमें आती हैं। जब आप इसे ऑप्शनल की तरह पढ़ोगे, उस गहराई से पढ़ोगे, तो सोच कर देखो यार, फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो नॉलेज है वो कितना फार अहेड होगा सभी से। राइट, तो इस बात को समझो कि इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आपके माध्यम का रिजल्ट इंप्रूव करना है या नहीं। और दूसरी चीज है, आप अपने लिए इस बात को जान लो कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ऑप्शन बड़ा नहीं होता, कोई ऑप्शन छोटा नहीं होता, किसी का साइज बड़ा नहीं है, किसी का साइज छोटा नहीं है, कोई हिंदी माध्यम का ऑप्शन नहीं है, कोई इंग्लिश माध्यम का ऑप्शन नहीं है। अगर आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा। पहले ही हार जाओगे कि टफ है, या फिर
इंग्लिश माध्यम का है तो फिर उस माध्यम से कंपीट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कहां से? अगर आपके शोल्डर्स में वो स्ट्रेंथ है, आप समझकर पढ़ना चाहते हो और आपको अपने पर विश्वास है कि नहीं मैं समझकर पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, ये ऑप्शन आपका है। लिख लीजिए, ये ऑप्शन आपके लिए है। और जब तैयारी मेरे साथ करेंगे तो आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए कि मैं किस प्रकार से आपसे जो है वो सब्जेक्ट्स में डील करता हूं। आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्वालिटी स्टडी क्या होती है। फाइन। और याद रखना कि अगर एब्सोल्यूट तैयारी करना चाह रहे हो देन फाउंडेशन बैच आर अवेलेबल, ये अवेलेबल हैं ही। फाइन। कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अरे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको जो है वो सारा असिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, आप बस मुझे एक बार जो है वो टेलीग्राम पर मैसेज कर दें कि सर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट इस बात से परेशान रहता है। बिल्कुल परेशान ना हो, आप जस्ट मुझे मैसेज कर दें कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, आई विल असिस्ट यू। बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी कुछ होंगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सो दिस इज द कोड। आपको इस कोड का ही यूज करते हुए इन बैचेस को ज्वाइन करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।